आज का हमारा मौजू है एंजाइम इन्हिबिशन। जैसे कि नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि एंजाइम को कोई रोकने वाला है, या दूसरे अल्फाज में एंजाइम को काम से कैसे रोका जाए। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो हम खुद चाहते हैं कि एंजाइम रुके, लगातार काम करना हमारी ज़रूरत का ना हो तो एंजाइम को रुकना चाहिए, ये नेचुरल इन्हिबिशन है। दूसरा है बाज़ औक़ात कोई अनयूजुअल चीज़ें आके एंजाइम को बिला वजह रोकती हैं, वो एंजाइम इन्हिबिटर्स कहते हैं। तो नेचुरली एंजाइम को रोकने के तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एक एंजाइम है, उसके कोफैक्टर को अगर हम अलग कर दें तो ये एंजाइम काम नहीं कर सकेगा। तब इस एंजाइम को क्या कहा था? एपो एंजाइम। जब ये जुड़ जाएगा काम करेगा, होलो एंजाइम कहलाएगा। तो कब एक्टिव करना है, कब इसको इनएक्टिव करना है, इसके लिए ये ज़रूरी था। दूसरा तरीका आपको ये बताया कि बाज़ एंजाइम में कोफैक्टर तो नहीं होते, वो 100% प्रोटीन के होते हैं, लेकिन उनको इनहिबिट करना हो तो उनके एक्टिव साइट को पेप्टाइडेज के या पॉलीपेप्टाइड के जरिए ब्लॉक किया जाता है। जो ही ओरिजिनल सबस्ट्रेट इसको टच करेगा ये हट जाएगा, ये एक्टिव होता है। जैसे पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बनता है। तीसरा तरीका ये था कि बहुत सारे एंजाइम्स को लाइसोसोम के अंदर बंद करके इनएक्टिव रखा जाता है। जब लाइसोसोम खुराक वगैरह को टच करता है और ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है, तो दोनों मेम्ब्रेन्स फ्यूज होती हैं, फिर यहाँ से एंजाइम्स को उधर सबस्ट्रेट पर छोड़ा जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो ये नेचुरल इन्हिबिशन है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई और सब्सटेंस किसी फंक्शनल एंजाइम को, जिस वक्त एंजाइम को काम भी करना था, उस वक्त आके उसको रोके तो इसको एंजाइम इन्हिबिशन कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल ऐसा करता है उसको एंजाइम इन्हिबिटर कहा जाता है। तो ये जो एंजाइम इन्हिबिटर्स हैं ये दो तरह के। मसलन अगेन ये हमारा एंजाइम है और इसका ये एक्टिव साइट है, और दूसरा इसका ये ग्लोब्यूलर साइट है। ग्लोब्यूलर साइट कोई मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट नहीं है वो आके एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए, यानी इस एंजाइम का बाइंडिंग साइट इसको ला के अटैच तो करे, लेकिन कैटालाइटिक साइट इसको कैटलाइज ना कर सके, तो इसने एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, इसलिए ये कहलाएगा इन्हिबिटर। लेकिन कौन सा इन्हिबिटर कहलाएगा? ये कहलाएगा कम्पिटिटिव इन्हिबिटर। तो अच्छी तरह से जहन में रखना है ये बात। कम्पिटिटिव इन्हिबिटर वो है जो सबस्ट्रेट से बज़ाहिर जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच तो हो जाता है, लेकिन उसको कैटलाइज नहीं कर सकता। उसको क्या कहते हैं? कम्पिटिटिव इन्हिबिटर। दूसरी तरफ एक और एंजाइम है, एक्टिव साइट तो इसका ठीक है, एक सबस्ट्रेट आकर या एक मॉलिक्यूल आकर, सबस्ट्रेट को नहीं कहेंगे, कोई सा भी मॉलिक्यूल आकर इसके एक्टिव साइट के साथ नहीं बल्कि ग्लोब्यूलर साइट के साथ अटैच हो जाता है और उसको डी शेप कर देता है। इसके डी शेपिंग इस तरह से हो जाती है कि ग्लोब्यूलर साइट डी शेप होने से जो इसका एक्टिव साइट था वो भी डी शेप हो जाता है, एक्टिव साइट भी डी शेप हो जाता है इसी तरह से। अब ये एक्टिव साइट जब डी शेप होगा तो इस डी शेप्ड एक्टिव साइट के साथ ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, लिहाजा सबस्ट्रेट होते हुए भी ये अपना काम नहीं कर सकेगा। इस तरह के सबस्ट्रेट को, इस तरह के इन्हिबिटर को नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर कहा जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर कहेंगे इसको। अच्छा, ये वैसे इस तरह के जो इन्हिबिटर्स हैं, इन सारे इन्हिबिटर्स को आमतौर पर पॉइजन्स या जहर कहते हैं, टॉक्सिन्स भी इनको कहते हैं, वेनोम्स भी इसको कहते हैं, साइनाइड्स भी इनको कहते हैं। और ये समझ लो कि एक से बढ़कर एक जहर है जो एंजाइम को काम करने से रोक ले, उन सबको जहर कहा जाता है। ठीक हो गया जी? तो ये पॉइजन कोई भी जहर है, टॉक्सिन भी जहर है,
विनोम, सांप और ऐसे जो जानवरों का जहर है उसको कहा जाता है साइनाइड। ये सोडियम साइनाइड वगैरह है, ये बड़ा खतरनाक है। पेनिसिलिन भी हो सकता है, वो है तो एंटीबायोटिक, लेकिन वो बहुत सारे एंजाइम को इनहिबिट करके जहर का दर्जा हासिल कर सकता है। अब जो एंटी मेटाबॉलिज्म तो इसीलिए कहते हैं कि जो एंजाइम को मेटाबॉलिज्म को एंजाइम कैरी कर रहे थे ना, तो जब एंजाइम को ब्लॉक करेंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो एंटी एंटाबॉलिज्म कहेंगे। अच्छा, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये दो तरह के, कुछ को कहा जाता है रिवर्सिबल, कुछ को कहा जाता है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फर्क ये है कि रिवर्सिबल वो है जो एक्टिव साइट के साथ ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच तो हो गए लेकिन कैटलाइज नहीं हो सके। कैटलाइज ना होने की वजह से एंजाइम फिलहाल के लिए क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। लेकिन अगर इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट आ जाए, मसलन ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट था, ओरिजिनल सबस्ट्रेट आएगा तो ये यहाँ से चला जाएगा और ओरिजिनल सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ गया, इसने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसकी एक मिसाल बताता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा जब फूड पॉइजनिंग होती है या कोई हल्का फुल्का जहर इंसान के जिस्म में चला जाता है तो उसको दूध पिलाते हैं। दूध क्यों पिलाते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो जहर ने उनको ब्लॉक किया था। दूध एक कंप्लीट गज़ा है, दूध पिया जाता है तो उसमें सारे सबस्ट्रेट ओरिजिनल मिल जाते हैं, तो एबंडेंट क्वांटिटी में फिर ये अलग हो जाता है। इसी तरह इरिवर्सिबल वो है जो इस एक्टिव साइट के साथ इस तरह से अटैच हो गए हैं कि अब ये अलग हो ही नहीं सकते। इन्होंने एंजाइम की एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। परमानेंटली ब्लॉक करने की वजह से यानी ये कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद अब ये कैटलाइज हो नहीं रहे हैं, तो ये एंजाइम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, तो ये कहलाते हैं इरिवर्सिबल। अब जो सबस्ट्रेट लेवल या जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, इसकी एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। ये मिसाल हमें बताएगी, आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्रेट साइकिल चला था, यहाँ से शुरू हुआ था ना सिट्रेट, इधर से होते हुए सक्सिनेट बना था, सक्सिनेट से क्या बना था, फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट से क्या बना था, मेलेट बना था, और मेलेट से हाइड्रोजन निकलने के बाद ये फिर ऑक्जेलो एसीटेट बना था, और इसके हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम थे। यहाँ पर एक सब्सटेंस है जिसको कहा जाता है मेलोनेट। ये मेलोनेट इस चेन ऑफ रिएक्शन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये उस एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है जिसने फ्यूमेरेट को मेलेट में तब्दील करना था या सक्सिनेट को मेलेट में तब्दील करना था, स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेलोनेट सक्सिनेट से मिलता जुलता एक सब्सटेंस है। यहाँ पर जो एंजाइम था उसके साथ ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद सक्सिनेट फ्यूमेरेट बनकर मेलेट में तब्दील नहीं हो सका, लिहाजा इसने एंजाइम को इनहिबिट किया। अगर हमें उस वक्त ओरिजिनल फ्यूमेरेट मिल जाएगा तो फिर ये मेलोनेट हट जाएगा, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, ये रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था। ठीक हो गया बेटा, ये है इसका जिक्र। अब इसके बाद आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की तरफ। तो जो इरिवर्सिबल हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो अगर एंजाइम के साथ जुड़ गया तो फिर वो कभी बाहर नहीं आएगा, एंजाइम ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया हो जाएगा। आप इसको यूं क्लासिफाई करें, जो जहर हैं वो खुद दो तरह के हैं ना, एक तो हल्के फुल्के जहर हैं, मसलन किसी शख्स ने नींद की गोलियां खाई, बेहोश हो गया, उल्टियां कराएंगे, उसको दूध पिलाएंगे, डॉक्टर सब्सट्रेट देंगे तो वो बच जाएगा। कुछ ऐसे जहर हैं जैसे साइनाइड्स वगैरह, ये तो कहते हैं कि इतने फास्ट हैं कि आदमी जायका बता नहीं सकता, यानी जायका बताने की भी फुर्सत नहीं मिलती इतनी जल्दी। ये है वो परमानेंटली ब्लॉक करने वाला इरिवर्सिबल जो एंजाइम को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। तो अब दूसरा है जी नॉन कॉम्पिटिटिव।
इनका टारगेट मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ एक्ट करते हैं, ग्लोब्यूलर साइट पर। ग्लोब्यूलर साइट को एक्ट करने के कोई एक तरीका नहीं है। एक तो मैंने आपको बताया कि एक सबस्ट्रेट इधर अटैच हो गया जिसने आगे इसकी एक्टिव साइट की भी शेप चेंज कर दी। एक्टिव साइट की शेप चेंज होने की वजह से सबस्ट्रेट इधर अटैच नहीं हो सका। दूसरी मिसाल ये भी है कि एक्टिव साइट तो ठीक है, इधर से अटैच होकर अगर इसको डीनेचर करे तब भी ये एंजाइम काम नहीं कर सकता। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि एंजाइम का जितना अहम एक्टिव साइट है उतना ही अहम एलोस्टेरिक या ग्लोब्यूलर साइट भी है। तो ये भी अगर डीनेचर हो जाता है या इस तरह से डीशेप हो जाता है, दोनों सूरतों में एंजाइम काम करने की पोजीशन में नहीं होगा। ये भी रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी, यानी जिनको अलग करने से एंजाइम ठीक हो जाए वो रिवर्सिबल, जिनके अलग करने से भी एंजाइम ठीक ना हो सके वो इरिवर्सिबल। बाकी एग्जांपल्स आप बुक में देख लें तो आपको समझ में आएगा। अब पढ़ने वाले हैं एक बहुत जबरदस्त चीज, फीडबैक कंट्रोल। सबसे पहले एक एंजाइम कितनी देर काम करेगा ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। कोई रिएक्शन चल रहा है तो ये एंजाइम कब तक काम करेगा, इसके लिए कुदरत ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम। उसको फीडबैक कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन ये है कि अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम इन विच द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ रिएक्शन itself inhibits the whole process। क्या हुआ, एक प्रोसेस चला, उस प्रोसेस की जो आखिरी प्रोडक्ट थी उसने प्रोसेस को खुद रोक दिया। अब ये समझने के लिए फिर हमें यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। फर्ज करें ये एक एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम नंबर 1, ये इसका सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट को एंजाइम ने क्या किया, 2 टुकड़ों में काट दिया या शेप चेंज की। तो अब ये इस एंजाइम की क्या कहलाएगी, एक प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एंजाइम नंबर 2 के लिए सबस्ट्रेट हो, और इस एंजाइम नंबर 2 की प्रोडक्ट एंजाइम नंबर 3 का सबस्ट्रेट होगा, और 3 का प्रोडक्ट एंजाइम नंबर 4 का सबस्ट्रेट होगा। और इसकी जो प्रोडक्ट होगी, जब इसकी कंसंट्रेशन एक खास हद तक बढ़ जाएगी तो ये आकर पहले एंजाइम के एक्टिव साइट को ये ब्लॉक करेगी, जिसके नतीजे में पहला एंजाइम काम करना छोड़ देगा। जब ये काम करना छोड़ देगा तो क्या अगला एंजाइम काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये भी छोड़ देगा तो अगला, ये पूरा प्रोसेस खुद ब खुद रुका कि नहीं। ये है फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसमें कई चीजें ऐसी हो सकती, कोई भी चेन रिएक्शन होगा तो उस चेन रिएक्शन का इख्तिताम इस फाइनल प्रोडक्ट के जरिए होगा। इसको कहते हैं फीडबैक कंट्रोल या फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इटसेल्फ इनहिबिट्स द होल प्रोसेस। 2 चीजें होंगी, या तो फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे पहले डायरेक्ट, या इसकी एक खास कंसंट्रेशन कहेंगे। जब एक खास मकदार को ये लेवल पहुंचेगा तो फिर आगे से इसको ये ब्लॉक करेगा। तो कई ऐसे रिएक्शन हैं, खास तौर पर चेन रिएक्शंस को याद रखें। मिसाल के तौर पर हमने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस की फाइनल प्रोडक्ट क्या थी? पायरुविक एसिड। पहला एंजाइम वहां कौन सा था? हेक्सोकाइनेज। जब पायरुविक एसिड की कंसंट्रेशन एक हद से बढ़ जाएगी तो वो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने से हेक्सोकाइनेज एटीपी को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं कराएगा, लिहाजा पूरा ग्लाइकोलाइसिस खुद ब खुद रुक जाएगा। ठीक हो गया? बताइए, ये सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म था। इसके बाद है एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। सर, नॉन कॉम्पिटिटिव में वो एंजाइम भी आते हैं सर? देखिए, कोई एंजाइम किसी का भी हो सकता है, कोई एंजाइम किसी का भी हो सकता है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में ये है कि वो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो ग्लोब्यूलर साइट के साथ अटैच होगा, वो एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होगा। फर्क ये है। अच्छा, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है किसी चीज की क्लासिफिकेशन कब की जाती है।
जब उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो और इसको स्टडी करना मुश्किल हो जाए तो उनको ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, इससे इनकी स्टडी आसान हो जाती है। अब एंजाइम की तादाद हज़ारों में हो सकता है, लाखों में भी, जितने रिएक्शन कितने एंजाइम, तो उन सबको स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब मुश्किल हो जाएगा तो हम उनको कैसे समझ लें, कैसे, तो इसलिए एंजाइम की क्लासिफिकेशन है। लेकिन एंजाइम की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर की गई, एक बेस्ड ऑन रिएक्शंस, बेस्ड ऑन रिएक्शंस दे कैटलाइज, जिस तरह के रिएक्शंस को वो कैटलाइज करते हैं उसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन है। दूसरी बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, जिस तरह के सबस्ट्रेट को ये डील करते हैं उस हिसाब से क्लासिफिकेशन। अब पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रिएक्शंस, एंजाइम की क्लासिफिकेशन, जिस तरह के रिएक्शंस को वो डील करते हैं उसके हिसाब से। मसलन पहला ग्रुप कहलाएगा ऑक्साइडो रिडक्टेज, यानी वो सारे एंजाइम्स जो ऐसे रिएक्शंस को डील करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ऐसे रिएक्शन को शॉर्ट करके क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्साइडो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो एंजाइम इन रेडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करें उनको क्या कहेंगे? ऑक्साइडो रिडक्टेज। मिसाल के तौर पर हमारे सामने है ये CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो भी है, C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा था। तो यहाँ पर हो क्या रहा था? पानी में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, तो पानी क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज, और ये हाइड्रोजन आकर इसमें ऐड हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था। तो जो भी एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे उन सबको हम क्या नाम देंगे? ऑक्साइडो रिडक्टेजेस कहेंगे, ऑक्साइडो रिडक्टेजेस। यहाँ पर एक और छोटा सा नुक्ता याद, ये जो क्लासिफिकेशन की गई है गालिबन 1961 या 62 में की गई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उन्होंने एंजाइम्स के आखिर में एज लगाने की सिफारिश की। हुआ क्या है, इस 1961 से पहले जिन एंजाइम का जो नाम रखा था वो रख दिया, उनको रद्द नहीं किया। उसके बाद ये कानून बनाया कि हर एंजाइम के आखिर में एज लगेगा, और आमतौर पर जो सबस्ट्रेट है उसके आगे एज लगाने से वो एंजाइम बनता है। जैसे लिपिड, लिपिड के आगे एज लगाओ तो लाइपेज हो। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया? ये वो एंजाइम है जो लिपिड को कैटलाइज करता है। इसी तरह फ्रक्टोज से फ्रक्टेज, माल्टोज से माल्टेज, ये सारे नाम उन्होंने इस तरह रखे। तो ऑक्साइडो रिडक्टेज, ASES रिडक्टेज जमा है इसमें। तो ये क्या दिखा रहा है? ये वो एंजाइम्स है जो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। दूसरे जो एंजाइम्स हमारे सामने हैं वो है ट्रांसफेरेजेस। नाम से ही अंदाजा हो रहा है, ये किसी चीज को एक मॉलिक्यूल से उठाकर दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा, अच्छा मिसालें आप अपनी दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। ATP में से फॉस्फेट इधर शिफ्ट कर रहा था, कौन? हेक्सोकाइनेज। फॉस्फेट लाकर इधर जोड़ रहा था, तो इसने क्या किया? फॉस्फेट को एक मॉलिक्यूल से ट्रांसफर करके दूसरे में ऐड कर दिया, तो ये ट्रांसफेरेज इसमें आएगा। तो हेक्सोकाइनेज इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफेरेज। इसी तरह 1,3-BPGA में से फॉस्फेट उठा के ADP को दे रहा था, तो वो भी ट्रांसफेरेज था। उन सबको ट्रांसफेरेज कहेंगे। इसके बाद है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो एंजाइम हैं जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं? किसी बड़े मॉलिक्यूल को पानी की मदद से तोड़ना। ये आप शुरू में रिएक्शन के टाइप पढ़ चुके थे ना, कंडेंसेशन, उसमें यही हो रहा था। नहीं सॉरी, हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन इसकी जिद है। हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा था? मसलन दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए, दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज।
ये माल्टोज किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था? डाइपेप्टाइड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ था। तो इसको तोड़ने वाला एंजाइम होगा माल्टेज। ये माल्टेज क्या करता है? पानी तोड़ता है। पानी में से एक को OH देता है, दूसरे को H देता है। ये होने के बाद ये बॉन्ड टूट जाता है और ये OH लेकर खुश, ये H लेकर खुश। O इसके पास था, H लिया, तो ये दोनों टूट गए। तो उन तमाम एंजाइम्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोलेजेस। यानी वो एंजाइम जो पानी की मदद से किसी मॉलिक्यूल को तोड़े उसको हाइड्रोलेजेस कहा जाता है। याद रहेगा ये भी? जी सर। अगला है हमारे पास लाइज। ये भी तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, लेकिन ये पानी यूज किए बगैर तोड़ते हैं। पानी के मसलन एक सब्सटेंस है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन डिकार्बोक्साइलेज एक एंजाइम है। हिस्टिडीन डिकार्बोक्साइलेज, ये एंजाइम इस हिस्टिडीन में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के बाद क्या बचता है? हिस्टामाइन बचता है। यहां पर कोई पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इस मॉलिक्यूल को तोड़ा गया बगैर यूजिंग वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामाइन बन गए। इसलिए ये एंजाइम क्या कहलाएगा? लाइज। तो हाइड्रोलेजेस कौन से होंगे? जो पानी की मदद से तोड़ेंगे, जो पानी यूज किए बगैर तोड़ेंगे, लाइजेस। आइसोमेरेजेस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये वो एंजाइम है जो आइसोमर्स बनाते हैं। मसलन ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को एक एंजाइम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था, वो आइसोमेरेज था। इसी तरह DAP को 3PGAL में तब्दील कर रहा था, वो भी आइसोमेरेज है। तो जो एक ही मॉलिक्यूल के आइसोमर्स बनाए उन एंजाइम्स को आइसोमेरेजेस कहा जाता है। इसके बाद है लाइगेजेस। ये कैटेगरी सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए मखसूस है। जो न्यूक्लिक एसिड्स की जो चेन्स बनेंगी वो लाइगेजेस कहलाते हैं। यानी DNA से RNA बनता है या DNA की रेप्लिकेशन होती है, तो उसमें कट कुट करके कहाँ कौन सा न्यूक्लियोटाइड रखना है और उनको कैटलाइज करने वालों को लाइगेजेस कहते हैं। इसमें मसलन DNase है, ये DNA की कैटलाइज करता है, और इसी तरह RNase है, तो ये RNase को कैटलाइज करता है। इसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे ATP है, ADP है, इनको बनाने वाले उन सबको लाइगेजेस कहा जाता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सबस्ट्रेट की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन है उसकी। इस हवाले से 4 ग्रोह हैं। सबसे पहले प्रोटीएज हैं, जैसे कि इसके नाम से अंदाज़ा होता है ये प्रोटीन्स को कैटलाइज करते हैं। मसलन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले सारे एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, अमाइनोपेप्टाइडेज, ये सारे क्योंकि प्रोटीन को डील करते हैं या प्रोटीन को कैटलाइज करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीएजेस कहा गया। इसके बरक्स लाइपेजेस हैं। नाम से जाहिर है ये लिपिड्स को कैटलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं। और लिपिड्स डायरेक्ट ब्रेक नहीं होते। पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लिपिड्स के ऊपर बाइल अप्लाई किया जाता है, जिससे एमल्सिफिकेशन होती है, उनकी झाग में तब्दील हो जाता है, फिर ये लाइपेजेस उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो लिपिड्स को जो कैटलाइज करें उनको लाइपेजेस कहा जाता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे ज़्यादा है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को कैटलाइज करते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालों से हम वाकिफ हैं, जैसे माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में तब्दील करता है। सक्रेज, ये सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब्दील करता है। इसी तरह आप आगे बढ़ें, लेक्टोज या लेक्टेज, ये लेक्टोज को
ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तब्दील करते हैं। तो इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और यहाँ भी जो आखिरी ग्रोह है वो न्यूक्लियेज है। न्यूक्लियेज का अभी नाम लिया था, जो डीएनए को ब्रेक करें उनको डीएनएज कहा जाता है, जो आरएनए की चेन को तोड़े उनको आरएनएज कहा जाता है। इसी तरह ये सारे नाम के आखिर में एज लगाने से एंजाइम बचता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।